चलिए ऑन कीजिए। तो अब देखिए आज गवर्नमेंट बजट का जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कंपोनेंट है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो क्या देखने को मिलेगा भाई? हाँ, अब देखिए क्या बोला गया कि सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो दो ऑब्जेक्टिव को लेकर चलती है। दो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि सरकार अगर कभी भी कोई काम करती है, ठीक है, तो वो दो चीज फोकस पॉइंट पर रखती है। पहला फोकस पॉइंट क्या रहती है, क्या रहता है अभी? पहला फोकस पॉइंट रहता है कि ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? वृद्धि। और उसके साथ ही साथ स्टेबिलिटी। ये ट्विन ऑब्जेक्टिव पर जो है वो सरकार काम करती है। अगर सरकार ये दोनों करने में असमर्थ रहे, इसका मतलब सरकार सही दिशा में नहीं जा रही है। मतलब या फिर बोला जाए सरकारी जो नीति है या फिस्कल जो पॉलिसी है, राजकोषीय जो नीति है, वो सही तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि समझ के चलना है। सरकार ने क्या विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजटीय नीति का खुलासा किया। मेन ऑब्जेक्टिव ये दो है। अगर कोई बोलेगा ट्विन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? सरकार जो है वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी, कौन सी पॉलिसी के तहत? फिस्कल पॉलिसी के तहत जो है वो सरकार इन दोनों पर फोकस करके चलती है। अब ग्रोथ का मतलब क्या है या वृद्धि का मतलब क्या है? जीडीपी के ग्रोथ से। क्या है भाई? जीडीपी के ग्रोथ से। कि भाई अगर हम जीडीपी का ग्रोथ कर पा रहे हैं, मतलब सकल घरेलू उत्पाद का अगर वृद्धि कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम सही तरीके से अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पा रहे हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं भाई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से मेन मुद्दा रहता है। सिर्फ आरबीआई का काम इन्फ्लेशन कंट्रोल करना नहीं होता ना, मनी का सप्लाई अगर बढ़ाना है घटाना है, मान लो कि मनी का सप्लाई कम है, मुद्रा जो आपूर्ति है, सप्लाई जो है मनी सप्लाई, उसमें कमी है भाई। अगर मनी के सप्लाई में कमी है तो उससे कौन सी सिचुएशन पनपती है भाई? इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में अगर मनी की सप्लाई कम है तो कौन सी सिचुएशन? सिचुएशन कौन सा है ये पूछ रहा हूं मैं। अगर मनी की सप्लाई कम है, मतलब बहुत कम पैसा इकोनॉमी में है, तो वो डिफ्लेशन की सिचुएशन है कि नहीं? तो वो किसकी सिचुएशन है भाई? अपस्फीति की, जो कि डिफ्लेशन का। तो इसको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। तो क्या 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 किया जाएगा भाई? मनी के सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, ताकि जो है वो डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो एक तरीके से क्या होगा? इन्फ्लेशन है, और उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार मनी सप्लाई को कम करेगी। और सरकार अपनी पॉलिसी के तहत बहुत शानदार तरीके से ये काम कर कर चलती है, ठीक है। अब इसमें देखिए जो भी सरकार काम करती है उसमें आपको देखने को मिलेगा दो एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? दो एस्पेक्ट। तो जो पॉलिसी फॉलो करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। या फिर उसको बजटरी पॉलिसी, जो बजट पेश करती है। लेकिन होलसेल अगर देखा जाए तो वो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें दो एस्पेक्ट, एक तो रेवेन्यू का एस्पेक्ट आता है, एक राजस्व का पहलू आता है, और दूसरा आता है जो एक्सपेंडिचर का पहलू, कि सरकार दो तरीके से करती है, या तो पैसा कहां से आएगा भाई और पैसा कहां जाएगा या कहां खर्च होगा। इन दोनों पहलुओं के ऊपर जो है वो सरकार काम करती है या काम करते हुए दिखती है बजट के थ्रू, ठीक है। तो दो पहलू, कोई भी पूछेगा कितने एस्पेक्ट पर फिस्कल पॉलिसी काम करती है, तो दो पॉलिसी पर, दो पहलू पर काम करती है। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमने पहला क्या पढ़ा? ट्विन ऑब्जेक्टिव होता है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी जो है वो भी एक तरीके से उद्देश्य रहता है भाई सरकारी बजट का। सबसे पहला जीडीपी का ग्रोथ, तो ये ग्रोथ वाले में आ गया भाई कि हम ग्रोथ करके चलेंगे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का आवंटन सही तरीके से किया जाएगा। संसाधनों का आवंटन सिर्फ एक ही रीजन में नहीं होगा, या फिर एक ही तरीके से, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारा रिसोर्स हम एक ही पर्टिकुलर किसी को हम आवंटित कर दे रहे हैं। हम सबको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि सारे लोग जो है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, एक तरीके से रिच और पुअर के बीच में जो है होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बहुत शानदार तरीके से करेंगे, रिच एंड पुअर। किसका भाई? रिसोर्सेस का। लेकिन इनकम का भी डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ भी करके चलेंगे, मतलब आय और धन की पुनर्वितरण। उसके बाद अगर थर्ड देखा जाए तो बैलेंस रीजनल ग्रोथ। रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या? क्षेत्रीय विकास। जैसे देखो बजट में कभी कभी उन सब सारे राज्य को ज्यादा पैसा दिया जाता है जो बहुत पिछड़े हैं, ताकि उनको एक तरीके से बैलेंस में लाया जा सके, हाँ या ना। जैसे मान लो कि अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या भाई? वो सही तरीके से डेवलप नहीं, इसीलिए उनको सरकार ज्यादा मदद दे रही है, ठीक है। ये बहुत सारे हमेशा बजट में देखने को मिलेगा। वैसे स्टेट जो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं
उनको ज्यादा फंड एलोकेट किया जाता है ताकि वो चीजें शानदार तरीके से आगे बढ़ा पाए। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सरकार जो है वो रोजगार के अवसर जो है वो पैदा करने की कोशिश करती है भाई, किसके थ्रू? बजटरी पॉलिसी के थ्रू या फिर फिस्कल पॉलिसी के थ्रू या गवर्नमेंट बजट के थ्रू, है कि नहीं? कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे मान लो सरकार ने बोला कि हम लोग भाई 500 किलोमीटर का एक रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे, तो वहां पर सिर्फ रेलवे कॉरिडोर ही नहीं बनेगा, वहां पर बहुत सारे बिजनेसेस को काम मिलेगा, बहुत सारे लोगों को उस पूरे एक साल में अगर वो बनने की बात है तो वहां पर जो होगा वो वर्कर्स को भी क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो जरूरी नहीं कि सरकार सिर्फ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट दे, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी फोकस करके चल रही है आजकल, ठीक है? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सरकार करती है। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, कि भाई सार्वजनिक जो वस्तु का प्रावधान है वो किस तरीके से किया जाए, मतलब जो पब्लिक है, पब्लिक गुड्स मतलब कि जो भारत सरकार के अंतर्गत जैसे रेलवे वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर जिस तरीके से क्या हो गया, कबूतर ही था, इधर से भी हमला बोल सकता है मतलब। तो भाई तो क्या है इसका मतलब, क्या है, क्या बोला गया यहाँ पर कि सार्वजनिक वस्तुओं का भी प्रावधान कि सही तरीके से प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी हो, बहुत सारी चीजें हैं वो एक तरीके से उपलब्ध कराना। लास्टली और नॉट द लीस्ट यहाँ पर अगर देखा जाए क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो मेंटेन करके चलती है, कौन भाई? सरकार। तो ये 7 ऑब्जेक्टिव, या 7 ऑब्जेक्टिव जो है मेन ऑब्जेक्टिव आप देख के चलते, लेकिन ट्विन ऑब्जेक्टिव कौन है? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। लेकिन ये 7 ऑब्जेक्टिव जिस पर सरकार अपने बजट बनाते वक्त ध्यान देती है कि ये सब सारी चीजें भी सही तरीके से चलनी चाहिए। क्लियर? अब देखो थोड़ा सा आगे आते हैं भाई। अब जो मेन कंपोनेंट हम बात कर रहे थे कल भी कि मेन कंपोनेंट के बारे में यहाँ पर पता होना जरूरी है। कितना कंपोनेंट, कितना एस्पेक्ट है? 2 एस्पेक्ट, रेवेन्यू एस्पेक्ट और एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट, ठीक है? पहलू 2 तरीके से। सेम उसी तरीके से बजट रिसीट। अब यहाँ देखना कभी कभी कोई किताब में ना बजट बोलता है या तो बजट रिसीट या बजट एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या बोलेगा, या तो वो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू बजट, या फिर कैपिटल बजट, ठीक है? कभी कभी ऐसे भी आता है। तो कैपिटल बजट का मतलब क्या हो गया? पूंजीगत बजट, और ये रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बजट के अंदर 2 आ जाएगा, क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? यहां पर क्या आ जाएगा? रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या? राजस्व प्राप्ति, और रेवेन्यू राजस्व व्यय, ठीक है? सेम उसी तरीके से यहां पर कैपिटल रिसीट, ठीक है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? अगर आप रेवेन्यू और मतलब राजस्व और पूंजीगत के हिसाब से चलेंगे तो फिर आप इस एंगल से देख सकते हो, लेकिन जनरली आप इस तरीके से याद रखिएगा कि सरकार के पास पैसा आता है और सरकार जो है उस पैसे को खर्च करती है। तो पैसा जो आता है वो 2 तरीके से आता है सरकार के पास। एक तो वैसा पैसा जिसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, और वो ऐसा पैसा होता है जिसमें सरकार की ना तो लाइबिलिटी होती है और ना ही सरकार का कोई एसेट क्रिएट होता है। याद रखिएगा, ना तो एसेट पर कोई असर पड़ता है। जैसे अभी आगे बताऊंगा, रेवेन्यू रिसीट में से टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा, टैक्स का पैसा आप दिए तो आपको कंपलसरी है देना, मतलब सरकार आप उस पैसे को आपको वापस नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हो गया भाई? वो हमारा रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट होता है उसमें जिसमें लाइबिलिटी क्या होता है? क्रिएट होता है। जैसे कि हमने क्या करा, बाहर से लोन लिया, ठीक है, या फिर इसमें क्या होता है, एसेट संपत्ति या परिसंपत्ति जो होती है वो कम होती है, तो लाइबिलिटी क्रिएट हुआ। लाइबिलिटी का मतलब देयता होता है, देयता का मतलब किसी को देना है। तो अगर आपने लोन लिया है तो आपको देना पड़ेगा भाई। वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया तो वो कौन सा आएगा? कैपिटल रिसीट। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, अगर सरकार ने अपनी कोई कंपनी से LIC का 2% 4% बेचकर सरकार ने पैसा कमाया, तो वो क्या है? सरकार ने अपनी संपत्ति को कम करके पैसा कमाया। तो जहां पर संपत्ति एसेट कम ज्यादा हो रहा हो और जहां पर लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा हो, तो वहां पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट। क्लियर यहां तक? अभी फिर डिटेल में आएंगे, ठीक है? फिर आता है दूसरा एक्सपेंडिचर। सरकार जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है, राजस्व व्यय, वैसा व्यय जिससे सरकार को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। जैसे सरकार वेतन दे रही है तो उससे सरकार को कोई लाभ प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है? जैसे सरकार अगर डिफेंस में खर्चा कर रही है, सरकार गोला बारूद ला रही है, ठीक है, टैंकर्स ला रही है, तो उससे क्या फायदा हो रहा है हमारे देश को? कुछ फायदा हो रहा है? निजी तौर पर कोई फायदा नहीं हो रहा। सुरक्षा के मामले में हो सकता है कि फायदा हो कि हम लोग सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए वो सब सारी चीजें खरीदी जा रही है, उस पर खर्चा किया जा रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे देश में कोई संपत्ति क्रिएट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? वो राजस्व व्यय हो गया जिसमें एसेट और लाइबिलिटी कोई असर नहीं पड़ता है।
दूसरा वैसा खर्चा होता है जिससे सरकार एसेट को क्रिएट करती है। सरकार ने मान लो एक नया आईआईटी खोला, तो आईआईटी खोलने से सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सरकार ने नया रेलवे स्टेशन बनाया, तो उससे सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। सरकार ने रोड बनाया, रेलवे बनाया, ठीक है, तो ये सब सारे कौन से एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल। तो जहां पर पूंजीगत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर कैपिटल देखने को मिलेगा, वहां पर ये समझ लेना है कि एसेट और लाइबिलिटी पर कहीं ना कहीं असर जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। आई बस हम खास करके एसेट एसेट का क्रिएशन देखने को मिलेगा। अब बहुत जरूरी होता है, अगर सरकार इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगी तो हो सकता है कि सरकार का जो बजट डेफिसिट है उसमें बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक समझ में आए। अगर दूसरा एंगल अगर कभी भी बोल देगा आपको, मान लो कि राजस्व बजट क्या होता है भाई, और जो पूंजीगत बजट क्या होता है, तो राजस्व बजट दो तरीके से, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, ठीक है। राजस्व को आधार बनाया, यहाँ पर हमने क्या आधार बनाया, प्राप्ति को आधार बनाया, ठीक है, और एक्सपेंडिचर को आधार बनाया। हमने यहाँ पर राजस्व और यहाँ पर कैपिटल पूंजीगत को बनाया या पूंजी को बनाया, समझ रहे हो। यहाँ पर कैपिटल रिसीट और वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ऐसे बहुत कम किताब में दिया हुआ, ज्यादातर आपके ये वाले मिलेंगे, क्योंकि ये समझना ज्यादा आसान होता है कि सरकार हमेशा खर्चे एसेट को और एक तरीके से क्या करती है, लाइबिलिटी को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये भी बात समझ के चलना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ऐसा कैसे हो, हाँ, तो ये दोनों कंप्लीट कर देते हैं फिर पहले, फिर आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ के बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद पूरे डिटेल में कि बजट रिसीट क्या होता है और बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। लेकिन सबसे इसके पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं वोट ऑन अकाउंट, ये वाला दो बजट, इंटीरियम बजट और वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। इंटीरियम बजट क्या होता है भाई, इंटीरियम बजट क्या होता है, सिंपल सी बात, अगर कोई पूछे तो ये कौन से आर्टिकल में, 112 आर्टिकल में, हंसते हंसते आ रहा है, ठीक है। देखो 112 आर्टिकल में क्या बात किया गया भाई, इंटीरियम बजट मतलब जो अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट क्या होता है, जो कुछ टाइम के लिए, लेकिन वोट ऑन अकाउंट भी तो होता है, लेकिन उसके बारे में समझेंगे, पहले इसके बारे में समझिए। जो इंटीरियम बजट होता है या जो अंतरिम बजट होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो प्रेजेंट किया जाता है सरकार के द्वारा, किससे, अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन। इलेक्शन होना है भाई, मान लो, अब उसके बीच में इलेक्शन होना है, तो उसको कुछ टाइम पीरियड, बजट खत्म हो गया बजट का टाइम पीरियड, तो उसके लिए कुछ समय 2-3 महीने के लिए उसने एक प्रॉपर एक बजट जो है वो एक तरीके से पेश करा कि भाई 3 महीने 4 महीने के लिए ये बजट जो होगा वो रेगुलेट करेंगे, ताकि हमारे देश का काम ना रुके, है कि नहीं। क्योंकि सोचो ऑफिसर्स का इलेक्शन तो नहीं होता है ना, किसका इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है भाई एमपी और एमएलए का, ठीक है, और जनरली एमएलए का या एमपी का, सॉरी एमपी का, जो कि प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है भाई यहाँ पर कि ये काम जो है पूरे देश का काम जो है वो चलता रहे, इसी वजह से इंटीरियम बजट जो है वो एक तरीके से पेश किया जाता है जनरल इलेक्शन से पहले। अब देखो कवर्स अ स्पेसिफिक पीरियड यूजुअली अ फ्यू मंथ, 2-3-4 महीने, इसका कोई ऐसा नहीं बोला गया कि 3 ही महीना या 4 ही महीना, लगभग 2-3-4 महीने इसके आसपास रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर देखना एक बहुत बड़ी बात है कि अगर सरकार इंटीरियम बजट पेश करना चाह रही है तो सरकार उसमें टैक्स के रिजीम को, मतलब टैक्स को बढ़ा भी सकती है या फिर घटा सकती है, मतलब जो भी चेंज करना चाहती है वो चेंज कर सकती है ऑफिशियली। सरकार ने बोला कि भाई अब से जो 4 महीने आयकर जो होगा वो आपको 10% ही देना पड़ेगा, तो इसका मतलब चेंज कर सकते हैं किसके तहत, इंटीरियम बजट के तहत। लेकिन वोट ऑन अकाउंट अभी आगे जो पढ़ेंगे उसमें चेंज नहीं कर सकती है। बेसिक डिफरेंस ये देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये इसलिए पेश किया जाता है ताकि सरकार जो है एक मान लो कि दूसरी सरकार आई तो फिर उसके पास जो होगा एक मौका मिलेगा, 2-3 महीने का कॉर्पस पीरियड मिलेगा जहां पर वो अपने बजट को प्लान करके गो थ्रू कर सके, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि 112 आर्टिकल में और इंटीरियम बजट जो है वो एक तरीके से कुछ जनरल इलेक्शन से अहेड जो है वो पेश किया जाता है, ताकि सरकार के सारे काम जो है या फिर जो कंट्रीज के कोई भी काम को रोका ना जाए और सही तरीके से चलता रहे, ठीक है, ये चीज। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखो, इसमें वोट ऑन अकाउंट में, वोट ऑन अकाउंट को हम लोग एक और बोलते हैं लेखानुदान, ठीक है। तो कभी कभी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, लेखानुदान। तो यहाँ याद क्या रखना है, हमें ये समझना है कि आर्टिकल 116 में बात किया गया टू मीट द एसेंशियल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर अ लिमिटेड अंटिल अ बजट इज अप्रूव्ड।
ये भी एक तरीके से इंटीरियम बजट का टाइप होता है, लेकिन अगर वोट ऑन अकाउंट सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है तो इसमें कोई भी ऑफिशियली टैक्स वगैरह में चेंजेस नहीं होता है। लेकिन अगर इंटीरियम बजट है तो उसमें टैक्स वगैरह चेंजेस होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, कैन नॉट चेंज द टैक्स रिजीम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में आप जो कर में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो। किसमें? वोट ऑन अकाउंट में। ये 116 में, वो 112 में। ठीक है, 112 वाले में जो इंटीरियम बजट है उसमें आप कर वगैरह में सारे में प्रावधान में बदलाव कर सकते हैं। जनरली जो होता है ये 2 महीने के लिए, फॉर अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1/6, जितना भी एस्टिमेशन है उसका 1/6, जैसे 1 साल एस्टिमेशन है मान लो, तो उसका 1/6 जनरली जो है 1 साल का है, 1 साल का बजट होता है, उसका 1/6 कितना हुआ? बस। अधिक से अधिक अगर 3-4 महीने के लिए जनरली लाया जाता है तो वो आपको इंटीरियम बजट देखने को मिलेगा। लेकिन सरकार जरूरी नहीं है कि इसको पेश करना ही करना, हो सकता है कि सरकार को लगे तो वो क्या है, क्या आप पेश कर सकते, इंटीरियम बजट में पेश कर सकते, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। इंश्योर दैट अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सर्विस अंटिल द रेगुलर बजट इज अप्रूव, बस वही है दोनों चीज, बस इसमें बेसिक फर्क ये है और ये वाला टाइमिंग से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये कि भाई क्या वोट ऑन अकाउंट में टैक्स रिजीम में सरकार चेंज कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन इंटीरियम बजट में चेंज कर सकती है। जनरली ये 1/6 होता है जितना भी टोटल एस्टिमेशन पीरियड होता है, और वो जनरली 3 से 4 मंथ या कौन नहीं, तो अमाउंट और पीरियड दोनों होगा। हाँ, अमाउंट तो आप छोड़ो, अमाउंट तो अपने हिसाब से, अमाउंट तो आप ज्यादा रख ही नहीं सकते हो, जितना एस्टिमेटेड अमाउंट है अमाउंट का भी आपको 1/6 ही रखना है। और टाइम पीरियड भी जनरली 2 से 2.5 महीने ही होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा। सरकार, बीजेपी सरकार ने एक बार करा है इसको, बीजेपी ने करा वोट ऑन अकाउंट 2000 शायद 19 से पहले, 2019 से पहले शायद वोट ऑन अकाउंट लाया था उन्होंने। ठीक है, कौन? नहीं, क्या? हाँ, ये भी एक अलग एंगल है कि मान लो कि आपका खर्चा ज्यादा हो गया, आप ये बोल रहे हो खर्चा ज्यादा हो गया तो 2 महीने के लिए हमने वोट ऑन अकाउंट लिया है। हाँ, तो उसी के लिए तो, हाँ वो वोट ऑन अकाउंट आएगा। वोट एंड अकाउंट देखो ना, जनरली लिमिटेड टाइम पीरियड कि तब तक जो नया बजट है वो अप्रूव ना हो जाए, जनरली इसको इसीलिए किया जाता है, और ताकि जो बजट अप्रूव प्रॉपर तरीके से हो जाए। कभी कभी होता है ना कि सरकारी का सारा पैसा खत्म हो गया, अब भाई 1 महीने क्या करेंगे, 1 महीने क्या करेंगे, तो जब तक बजट 1 फरवरी को नहीं आता तब तक के लिए तो हमें कुछ चाहिए होगा ना, एक प्रॉपर पॉलिसी, ताकि जो चीजें सही तरीके से चल पाए, उसी के लिए वोट ऑन अकाउंट लाया जा रहा है। देख रहे हो ना, ना, हाँ, 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 वो कभी भी जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए इसको बंद कीजिए, चलिए इसको इतना लिख लीजिए।